जिससे समझा लावारिस, वो निकली रजवाड़े खानदान की इकलौती वारिस। रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान सड़क, रात के 12 बज रहे हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है। सनाया फटी हुई कुर्ती में भीगते हुए भारी लोहे का सामान ट्रक में लाद रही है। ए लावारिस, जल्दी हाथ चला। अगर सुबह तक राजगढ़ नहीं पहुंचे तो याद रखना, नौकरी से निकाल दूंगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जी मालिक जी, बस थोड़ा सा और सामान बचा है। ये बक्से बहुत भारी हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं। अंबर की गाड़ी तेजी से निकलती है, तभी दूसरी गाड़ी आती है। ए लावारिस, चल जल्दी कर, सुबह में राजगढ़ पहुंचना है। सारा सामान गाड़ी में लग जाना चाहिए, वरना ध्यान रखना। इवेंट वाली गाड़ी तेजी से निकलती है और टायर से उड़ा सारा कीचड़ सनाया के चेहरे और कपड़ों पर लग जाता है। हे भगवान, सब कुछ गंदा हो गया। कीचड़, ये कीचड़ भी शायद मेरी किस्मत का हिस्सा है। सनाया कीचड़ को हाथों से पोंछती है और रोते हुए फिर से भारी सामान उठाने लगती है। रात के 2 बज चुके हैं। काम खत्म होता है और सनाया गंदे कपड़े में ही बैठ जाती है। भूख से पेट जल रहा है, पर यहाँ एक निवाला भी नहीं है। बदन कांप रहा है, कितनी ठंड है। कोई तो होता जो प्यार से पूछता कि क्या तूने खाना खाया। काश कोई तो होता जो मुझे प्यार से गले लगाता। अनाथ आश्रम वालों ने तो मुझे 5 साल की उम्र में लावारिस ही बताया था। पता नहीं मेरे माँ बाप जीवित भी है या नहीं। शायद मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। सुबह फिर वही काम, वही चिल्लाने वाले लोग। बस हवा नहीं सहा जाता। खुद से बातें करते करते सनाया फटी कुर्ती को बदन पर लपेटकर ठंडी जमीन पर ही दुबक कर लेट जाती है। अगली सुबह सनाया फटे पुराने कपड़ों की एक छोटी पोटली लेकर इवेंट वालों की गाड़ी में बैठती है। सड़क के किनारे वो लोग उसे बचा खुचा जूठा खाना देते हैं। ए लावारिस, जल्दी कर, सारा दिन यहीं पड़े रहना है क्या? हाँ, गाड़ी चलने वाली है। आ रही हूँ साहब, आ रही हूँ। सनाया धीरे से गाड़ी में बैठती है। उसके आंसू नहीं रुक रहे हैं। पता नहीं ये सफर मुझे कहाँ ले जाएगा। क्या इस दुनिया में कोई मेरा अपना है भी, या मैं हमेशा ऐसे ही दूसरों की जूठन पर अपना पेट भरती रहूंगी। गाड़ी राजस्थान की धूल भरी सड़कों से गुजरती हुई घंटों बाद राजगढ़ पहुंचती है। जैसे ही गाड़ी एक भव्य महल के सामने रुकती है, सनाया का दिल जोर से धड़कने लगता है। राजगढ़ के महल के बाहरी ग्राउंड में इवेंट का सामान उतारा जा रहा है। सनाया महल को एक टक देख रही है। ये महल, ये नक्काशीदार खंबे और ये दहलीज, ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने यहाँ बचपन में कभी लोरी सुनी थी। ये एहसास इतना अपनापन भरा क्यों है। ए लावारिस, वहीं खड़ी खड़ी क्या सपने देख रही है? अपनी औकात याद रख, हाँ? और जल्दी सामान उठा। यहाँ राजघराने की आन बान शान का काम है, कोई खिलवाड़ नहीं है। जी मालिक, बस अभी उठाती हूँ। सनाया लड़खड़ाते कदमों से महल की दहलीज की तरफ बढ़ती है। महल में चहल पहल है। नौकर चाकर काम में जुटे हैं। ये महल, ये भव्यता, ऐसे क्यों लग रहा है जैसे इन दीवारों का मुझसे कोई पुराना रिश्ता है। जैसे यहाँ की हवाओं में कोई धुंधली सी लोरी गूंज रही हो। सनाया मंत्र मुग्ध होकर महल की नक्काशी को देखती है और ख्यालों में खोकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अचानक उसका पैर महल की दहलीज पर पड़ता है। अरे, ये क्या हो गया? मेरे पैरों की कीचड़, मैंने तो महल का पवित्र फर्श गंदा कर दिया। ए लावारिस, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस रजवाड़े की दहलीज को छूने की? हाँ, तेरी औकात क्या है जो तूने ये कीचड़ भरा पैर इस फर्श पर रखा? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं तो बस, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ कैसे आ गई। माफ कर दूं? हाँ, ये महल है, कोई धर्मशाला नहीं। अभी के अभी इसे साफ कर, चल। और सुन, किसी और चीज से नहीं, अपने उसी दुपट्टे से इसे साफ कर जिससे तूने अपना मुंह पोंछा था। चल, शुरू हो जा। सनाया रोते हुए अपने दुपट्टे से फर्श रगड़ने लगती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। आसपास के नौकर उसे देख रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। काश कोई तो होता जो मुझे यहाँ से ले जाता। मैं यहाँ कैसे आ गई? मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। फिर ये महल मुझे इतना अपना क्यों लग रहा है? जोर से रगड़, रजवाड़े की आन बान मिट्टी में मिला दी तूने। तेरी गंदी परछाई भी इस महल को अपवित्र कर देती है। माफ कर दीजिए मालिक, फर्श अब एकदम चमक गया है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तभी इवेंट मैनेजमेंट के लोग दूर से चिल्लाते हैं। ए लावारिस, कितनी देर लगाएगी? जल्दी आ और ट्रक से भारी कार्टन उतार। हम यहाँ तुझे सफाई करने के लिए नहीं लाए हैं। सुना तूने? अपनी औकात में रह। इस महल में ऐसे लावारिसों का कोई काम नहीं है। अगली बार अगर यहाँ दिख गई तो समझ लेना, जान से हाथ धो बैठेगी। चल भाग यहाँ से। महल के पीछे बना छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर, चारों तरफ अंधेरा है और पुराने फर्नीचर का ढेर लगा हुआ है। देख,
आज रात तुझे यहीं रुकना है। यहाँ खाना रखा है, इसे खा ले और कल सुबह जल्दी तैयार रहना, काम बहुत है। इवेंट वाला वहां से चला जाता है। सनाया एक कोने में बैठ जाती है और महल के बागीचे को निहारने लगती है। कितना अजीब है ना, सुबह इसी फूफा ने मुझे जलील किया, लेकिन जब मैं इस बगीचे को छूती हूँ तो लगता है कि ये पेड़ पौधे मुझे पहचानते हैं, जैसे इन पत्तों की सरसराहट में माँ की लोरी छुपी हो। वो बागीचे की एक क्यारी को धीरे से छूती है। मैं यहाँ कैसे आ गई? मेरा तो कोई नहीं है, फिर ये अपनापन कैसा? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? सुना है आज बड़े मालिक की 80वीं शादी की सालगिरह का जश्न मनेगा। 15 साल बाद महल में इतनी रौनक होगी। हाँ, पर बड़े मालिक और मालकिन की उदासी तो आज भी वही है। पोती के गम में उन्होंने महल की खुशियां ही भुला दी थी। पोती? 15 साल? क्या मेरी उम्र भी नहीं? ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। राजगढ़ के इस विशाल महल में चारों तरफ फूलों की सजावट हो रही है। नौकर चाकर भाग दौड़ रहे हैं। भाई आज तो महल चमक उठेगा। हाँ, 15 साल बाद बड़े मालिक की 80वीं शादी की सालगिरह का जश्न जो है, जब से बेटा बहू गुजरे हैं तब से यहाँ सन्नाटा ही तो था। हाँ, पर बड़े मालिक और मालकिन की आंखों में आज भी वो नमी है। काश आज वो पोती होती तो आज का जश्न 2 गुना हो जाता। सनाया ये सब सुन रही है। सनाया सोचते सोचते बागीचे में चली जाती है। वो बागीचे के एक सुंदर फूल को छूती है, तभी पीछे से अंबर जी की दहाड़ सुनाई देती है। ए लावारिस, तेरी हिम्मत कैसे हुई इन फूलों को हाथ लगाने की? हाँ, अपनी औकात देखिए, ये तेरी पहुंच से बाहर है। मुझे लगा ये फूल बहुत सुंदर थे तो बस। सुंदरता देखने की तेरी औकात नहीं है, तू बस कचरा साफ करने के काबिल है। अगर दोबारा किसी चीज को हाथ लगाया तो समझ लेना यहाँ से सीधा बाहर फेंकी जाएगी। इवेंट मैनेजर पास ही खड़ा ये सब देख रहा है। वो अपनी साख बचाने के लिए सनाया को डांटता है। सुना नहीं तूने मालिक साहब क्या कह रहे हैं? चल अपनी औकात में रह। तू यहाँ काम करने आई है या महल की शोभा देखने? जल्दी कर, वो टेंट वाला सामान वहाँ रख। सनाया रोती हुई भारी बक्सा उठाकर दूसरी तरफ भागती है। ये लोग मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं? क्या मेरे यहाँ होना भी एक गुनाह है? दिन भर का सारा काम होने के बाद शाम का समय है। फूलों और रोशनी से महल जगमगा रहा है। अंबर बड़े ही चाटुकार अंदाज में दादी के साथ चल रहा है। आइए मासा, आइए, देखिए तो सही, मैंने शहर से कितने बड़े इवेंट मैनेजमेंट वालों को बुलाया है। आज के जश्न में कोई कमी नहीं रहने पाएगी, सब कुछ एकदम राजसी होगा। दादी चलते चलते अचानक अपना संतुलन खो बैठती हैं और लड़खड़ा जाती हैं। तभी पास ही काम कर रही सनाया बिजली की गति से आगे बढ़कर उन्हें थाम लेती है। संभालिए खुद को दादी जी, आराम से, कहीं चोट तो नहीं आई? खुश रहो बेटा, तुम ना होती तो आज मैं गिर जाती। तुम्हें देख के मुझे किसी की याद आ गई, जैसे बरसों पुरानी कोई दुआ पूरी हो गई हो। ए लावारिस, हट यहाँ से। मासा, आप ठीक तो हैं? देखिए ये लोग कितने लापरवाह हैं, आपको छूने की हिम्मत कैसे की इसने? अंबर चुप रहो, बच्ची ने मेरी मदद की है, इसमें बुराई क्या है? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी मेरा नाम सनाया है। मासा, ये नौकरों के साथ मत घुलिए, इनका काम बस सफाई का है। आप चलिए, आराम करिए। अंबर दादी को अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दादी सनाया को एक बार फिर मुड़कर देखती हैं। ये आंखें, ये चेहरा, मुझे आज भी वही मासूमियत क्यों दिख रही है? अंबर, माँ जी ठीक ही तो कह रही हैं। उस लड़के ने माँ जी को गिरने से बचाया है, तुम उस पर इतनी सख्ती क्यों कर रहे हो? तुम चुप रहो अंबिका, तुम्हें इन सब बातों की समझ नहीं है। मैं बस ये देख रहा हूँ कि कोई भी बाहरी इंसान हमारे घर की शांति में खलल न डाले। सनाया एक तरफ खड़ी ये सब सुन रही है। दादी जी का स्पर्श, वो इतना अपना क्यों था, जैसे मेरी रूह का कोई पुराना रिश्ता इस महल की मिट्टी से जुड़ा हो। पर क्या ये मुमकिन है? राजगढ़ महल के गलियारे में तभी दादी अचानक चक्कर खाकर गिर जाती हैं। नौकर हड़बड़ा जाते हैं और उन्हें कमरे में ले जाते हैं। सनाया जो दूर से ये देख रही थी, चुपके से महल के अंदर रसोई की ओर बढ़ती है। दादी जी को कुछ हो तो नहीं गया? पहली बार किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा था, वो कितनी ममतामयी है, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। सनाया रसोई में छिपते छिपाते पहुंचती है और किसी तरह हल्दी वाला दूध तैयार करती है। वो डरते हुए दादी के कमरे में जाती है, जहां दादी बिस्तर पर लेटी हैं। सनाया धीरे से अंदर आती है। दादी जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये थोड़ा हल्दी वाला दूध है, इससे आपकी तबीयत को आराम मिलेगा।
आओ बेटा आओ, तुम फिर आ गई। मुझे लगा ही था कि तुम आओगी। जैसे ही सनाया दादी को दूध पिलाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अंबर वहाँ पहुँच जाता है। ए लावारिस, तेरी हिम्मत कैसे हुई शाही कक्ष में घुसने की? हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बस दादी जी को दूध देने आई थी, उन्हें अच्छा लगेगा। दूध देने आई है या जहर घोलने? पता नहीं क्या मिलाया है इसमें तूने। तू यहाँ हमारी मासा को मारने आई है, चोर कहीं की। ए नौकरों, इसे घसीटकर बाहर निकालो। अंबर बस करो, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये दूध मैंने ही मंगवाया है, बाहर जाओ तुम सब। अंबर सक पकाकर रुक जाता है। वो गुस्से में जल रहा है, लेकिन दादी के सामने कुछ बोल नहीं पाता। ठीक है मासा, जैसी आपकी मर्जी, पर याद रखिएगा ये बाहरी लोग किसी दिन इस खानदान को भारी पड़ेंगे। अंबर वहाँ से चला जाता है। सनाया कांपते हाथों से दादी को दूध पिलाती है। दादी, आपको कैसे पता चला कि मैं रसोई में हूँ, और मुझे आपका कमरा कैसे मिल गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस लगा कि आपको मेरी ज़रूरत है। इसे रूह का खिंचाव कहते हैं बेटा। तुम्हें देखकर मुझे अपनी उस पोते की याद आ जाती है जो 15 साल पहले खो गई थी। अगर आज वो होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही लगती, वैसे ही मासूम। दादी, मुझे कभी किसी ने ऐसे प्यार से नहीं बुलाया। अनाथ आश्रम के उन अंधेरे कमरों में मैंने बस अकेलापन ही देखा है, लेकिन आपको ढूंढते हो यहाँ तक, मेरा मतलब मुझे आप बहुत अपनी लगती है। बेटा, कभी कभी खून का रिश्ता नहीं, रूह का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सूर्य वीर अंदर आता है। दादी सनाया का हाथ थामकर उसे धीरे से इशारा करती है। बेटा, अभी तुम जाओ, हम शाम को फिर बात करेंगे। यहाँ पुलिस वाला आया है, कुछ जरूरी काम है। सनाया बाहर निकलती है, लेकिन वो अभी भी दरवाजे के पास खड़ी होकर बातें सुनने की कोशिश करती है। लाजवंती जी, 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मेरी टीम ने हर जगह छानबीन कर ली है। आप इस केस को बंद करवा दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपकी पोती अब कभी मिलेगी। केस बंद? दादी की पोती? क्या मैं वही हूँ? क्या मेरा और इनका कोई रिश्ता है? सनाया के मन में कश्मकश बढ़ रही है। वो धीरे से वहां से हटती है। दिन गुजरता है और अगले दिन सालगिरह के जश्न की तैयारियां चरम पर हैं। अंबर ने सनाया को महल के भीतर काम करते देख लिया है। ए लावारिस, तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर से इस महल के अंदर कदम रखने की? मैंने कहा था ना, यहाँ तेरा काम नहीं है। माफ कर दीजिए मालिक, मैं तो बस इवेंट वाले सामान हटा रही थी, मैं उनकी मदद कर रही थी। मदद? अरे उंगली क्या पकड़ाई तूने, तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। मुझे तो लगता है तू कोई चोरी चकारी करने आई है। ए इवेंट वालों, तुम लोगों ने ये कैसे कैसे लोग रख लिए? हाँ, फौरन इसे धक्का देकर बाहर निकालो। इवेंट वाला सनाया को धक्का देता है। सनाया गिरते गिरते बचती है। तभी वहां दादी आ जाती हैं और उसे संभाल लेती हैं। धीरे धीरे जश्न का कार्यक्रम खत्म हो जाता है और इवेंट वाले अपना सामान समेट रहे होते हैं। चल सनाया, काम हो गया। अपना सामान उठा और यहाँ से रफू चक्कर हो। तुझे यहाँ रुकने की कोई इजाजत नहीं है। जाना पड़ रहा है इन प्यारे लोगों और इस दादी से दूर। पता नहीं क्यों इस महल से मेरा कोई गहरा नाता सा लगता है। काश मुझे यहाँ रुकने का कोई बहाना मिल जाता। जैसे ही सनाया गेट की ओर बढ़ती है, दादी उसे देख लेती हैं। रुको, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। मासा, आप क्या कर रही हैं? ये तो एक बाहरी और लावारिस लड़की है। इसे यहाँ रखना ठीक नहीं है। अंबर, तुम्हारी राय नहीं मांगी मैंने। आज से ये महल में ही रहेगी। ये मेरे लिए पर्सनली काम करेगी। मुझे इसके साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। दादी, क्या आप सच कह रही है? क्या मैं सच में यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ बेटा, आज से ये तुम्हारा ही घर है। अंबर, इसे महल के एक कमरे में रहने की जगह दे दो और नौकरों वाली वेशभूषा दे दो। जाओ सनाया बेटा, ये साड़ी पहन लो। अंबर को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन दादी के सामने वो कुछ बोल नहीं पाता। वो अंबिका की तरफ देखकर बड़बड़ाता है। अंबिका, देखा तुमने? ये बुढ़िया तो सटिया गई है। इस लावारिस को महल में रखकर मेरे ही खिलाफ साजिश कर रही है। हमें कुछ करना ही होगा। अंबर, माँ जी खुश है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? रहने दो उसे यहाँ। शुक्रिया भगवान, मुझे मेरा ठिकाना मिल गया। अब मैं दादी के पास रह पाऊंगी। दादी सनाया को वहां पर रोक लेती हैं। अगले दिन राजगढ़ महल के गलियारे में अंबर और अंबिका एक कोने में खड़े होकर दादी और सनाया को देख रहे हैं। दादी प्यार से सनाया के बाल बना रही हैं। अरे तो तुम्हें इससे दिक्कत क्या हो रही है? अच्छा है ना, उस बच्ची के आने से माँ साहब खुश तो हैं, उनकी तबीयत में भी सुधार हो रहा है। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? ये लड़की अनजान है, चोर हो सकती है, मासा के खाने में जहर मिला सकती है, कुछ भी हो सकता है। अरे
तुम ज्यादा ही सोचते हो। उसका चेहरा देखो कितना मासूम है। चलो मैं आराम करने जा रही हूँ। अंबर अपने मन में साजिशों का जाल बुन रहा था। तभी महल के पुराने स्टोर रूम में महल का सबसे पुराना और बूढ़ा नौकर विक्रम थर थर कांपते हुए अंदर आता है। उसने अभी अभी सनाया की कमर पर वो टैटू देखा है जो उसे 15 साल पहले के हादसे की याद दिला गया है। विक्रम पुरानी तस्वीरों के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, 15 साल मैंने जो पाप किया उसकी सजा मुझे आज मिल रही है। विक्रम तस्वीर को अपने सीने से लगा लेता है। भगवान, ये क्या हो गया? वो बच्ची, वो सनाया वही तो है। अगर अंबर को पता चला कि टैटू वाली लड़की वापस आ गई है तो वो उसे भी मार डालेगा और मुझे भी। तभी उसे बाहर आहट सुनाई देती है। विक्रम घबराकर तस्वीरों को वापस जगह पर रखता है और छिप जाता है। विक्रम, कहाँ मर गया तू? सुन, हमें उस सनाया को यहाँ से निकलवाना है। तुझे मासा से कहना होगा कि तूने उसे कीमती चीजें चुराते हुए देखा है, समझा तू? नहीं, अब और नहीं। मैंने एक बार गलती कर दी है, दोबारा गलती नहीं करूंगा। उसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और कुछ दिन बाद राजगढ़ महल के पुराने स्टोर रूम में पुलिस अधिकारी सूर्यवीर, दादी और अंबर आते हैं। लाजवंती जी, 15 साल बीत गए हैं। मुझे इस केस को सुलझाने के लिए कोई ना कोई पुख्ता सबूत चाहिए। क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं देखा गया? यहाँ पुरानी तस्वीरें और कुछ सामान रखा है, शायद यहाँ कुछ मिल जाए। सूर्यवीर पुराने एल्बम पलटने लगता है। अंबर घबराहट में पसीने पोंछ रहा है। तभी सूर्यवीर की नजर एक बचपन की तस्वीर पर पड़ती है जिसमें छोटी बच्ची की स्कर्ट के ऊपर कमर पर एक विशेष रजवाड़ी चिन्ह साफ दिखता है। ये निशान कैसा है? ये तो किसी विशेष खानदान का चिन्ह लगता है। ये तो हमारे राजघराने का कुल चिन्ह है। हमारी खोई हुई पोती की कमर पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। लाजवंती जी, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस वक्त इतना सदमा था कि सब कुछ धुंधला गया था। मुझे याद ही नहीं रहा कि टैटू वाली फोटो यहाँ भी है। सूर्यवीर चला जाता है। उसी शाम राजगढ़ महल के दीवान खाने में दादी और दादाजी सनाया को अपने पास बिठाकर फल खिला रहे हैं। अंबर पास ही खड़े ये सब जलती नजरों से देख रहा है। सनाया बेटा, थोड़ा और फल खा लो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। और ये देखो, तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है। दादी, आप मेरा इतना ध्यान रखती है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी के लिए इतनी खास हो सकती हूँ। आपकी ममता के सामने मेरी सारी परेशानियाँ छोटी लगने लगी है। तुम खास हो बेटा, क्योंकि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो हमने वर्षों से इस घर में नहीं देखी। अंबर से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो गुस्से में अंबिका से कहता है, देख रही हो अंबिका, हमने पूरा जीवन मासा की सेवा में बिता दिया और मासा इस अनाथ लावारिस को अपना सगा समझ रही है। ऐसा ना हो कि ये सारी जायदाद मासा इसके नाम कर दे और हमारे हाथों में कटोरा आ जाए। अरे आप ऐसी कैसी बातें करते हैं? हम मासा के अपने बेटी दामाद हैं। इतने सालों से हम उनके साथ रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप उतना मत सोचिए। अरे तुम रहने दो, मैं इसे देखता हूँ। रात के सन्नाटे में अचानक लाजवंती जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर अंबर चौधरी दबे पाव रसोई की तरफ जाता है जहां सनाया घबराकर मासा के लिए पानी गर्म कर रही है। अंबर पीछे से आता है और बेरहमी से सनाया की कलाई पकड़ लेता है। हुकुम, मेरी कलाई छोड़िए, मुझे जोर से दर्द हो रहा है। मुझे मासा के पास जाने दीजिए, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें मेरी जरूरत है। ये चुप कर लावारिस, बहुत हमदर्दी जाग रही है ना तेरी इस महल के मालिकों के लिए। आज तेरा ये नाटक मैं हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। हुकुम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैं इस महल से बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। तेरे जाने से मेरा काम नहीं बनेगा, तेरा इस दुनिया से जाना जरूरी है। अंबर चौधरी सनाया को घसीटते हुए महल के पिछले हिस्से की तरफ ले जाता है और उसे सर्वेंट क्वार्टर की एक पुरानी धूल भरी अंधेरी काल कोठरी में पटककर बाहर से लोहे का भारी ताला ठोक देता है। हुकुम, ताला मत लगाइए प्लीज, मुझे बाहर निकालिए। इस कमरे में बहुत अंधेरा है, मुझे बंद कमरों से बहुत डर लगता है। मासा को मेरी जरूरत है, प्लीज दया कीजिए। चिल्लाती रह, अब इस बंद कोठरी से तेरी लाश ही बाहर आएगी। बहुत ऐश कर ली तूने इस महल में मालकिन बनकर। अगर दोबारा तूने मासा के पास जाने की या इस कोठरी से बाहर निकलने की हिमाकत की
तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। समझी मैंने क्या कहा? हे भगवान, मेरी किस्मत में ये घुटन ही क्यों लिखी थी? आज माँ सब बिस्तर पर तड़प रही है और मैं यहाँ बेबस बंद हूँ। मेरी रक्षा करो प्रभु। चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला, तेरी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। अंबर वहां से चला जाता है। उधर लगभग 1 घंटे के बाद लाजवंती जी को होश आता है और वो सनाया को पुकारती हैं। सनाया कहाँ है मेरी बच्ची? उसे बुलाओ, मुझे उसी के हाथ से पानी पीना है। लाजवंती, तुम शांत रहो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, लेकिन सचमुच सनाया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पूरा महल छान मारा नौकरों ने, पर उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। हुकुम, मुझे लगता है सनाया बिटिया बहुत बड़ी मुसीबत में है। अंबर हुकुम ने कल शाम उन्हें बहुत बुरी तरह डराया था और धमकी दी थी। कहीं उन्होंने क्या? अंबर की इतनी हिम्मत कि वो मेरे महल में किसी बच्ची को नुकसान पहुंचाए। विक्रम, मेरे साथ चलो, हम अभी सर्वेंट क्वार्टर की एक एक कोठरी की तलाशी लेंगे। जी हुकुम, आप मेरे पीछे आइए। मैंने अंबर हुकुम को उस तरफ जाते देखा था। सूर्य प्रताप सिंह और वफादार नौकर विक्रम टॉर्च लेकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाते हैं। वहां उन्हें एक कोठरी के बाहर बड़ा ताला लटका मिलता है और अंदर से सनाया के रोने की धीमी आवाज आ रही होती है। सनाया बेटा, तुम अंदर हो? घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। विक्रम, इस ताले को अभी तोड़ो। बापू साहब, प्लीज मुझे बचाइए। यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हुकुम, आप थोड़ा पीछे हटिए, मैं इस ताले को अभी एक झटके में तोड़ देता हूँ। विक्रम लोहे की रॉड से ताला तोड़ देता है और भारी दरवाजा खोलता है। सनाया रोते हुए बाहर आती है और सीधे दादाजी के गले लग जाती है। बापू साहब, मुझे बहुत डर लग रहा था। अंबर हुकुम ने मुझे यहाँ जबरदस्ती बंद कर दिया था और कहा था कि वो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। शांत हो जाओ मेरी बच्ची, शांत हो जाओ। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। उस पापी अंबर का अंत अब बहुत करीब है। चलो मासा के पास। माँ साहब, मैं आ गई हूँ, आंखें खोलिए माँ साहब। लाजवंती जी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। सनाया आंखों में आंसू लिए कमरे के कोने में खड़ी है। दादाजी सूर्य प्रताप सिंह और बुआ अंबिका पास ही खड़े हैं, जबकि अंबर चौधरी एक कोने में खड़ा होकर सनाया को गुस्से से घूर रहा है। सनाया बेटा, वहाँ कोने में क्यों खड़ी है? इधर आ, मेरे पास आकर बैठ। सनाया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और लाजवंती जी के कहने पर उनके बिस्तर के किनारे बैठ जाती है। लाजवंती जी रोते हुए सनाया को गले से लगा लेती हैं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। तभी सनाया का फटा हुआ दुपट्टा कंधे से थोड़ा सरक जाता है और लाजवंती जी की नजर उसकी गर्दन के ठीक नीचे बनी उस शाही टैटू यानी उस निशान पर पड़ती है। लाजवंती जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो हक्का बक्का रह जाती हैं। ये निशान? हे भगवान, हुकुम, जरा इधर आइए और देखिए, क्या ये वही निशान नहीं है जो हमारे राजघराने के वारिस के जन्म पर गुदवाया जाता था? लाजवंती, तुम सच कह रही हो। ये तो हूबहू वही शाही टैटू है जो हमारी नन्ही सान्या की पीठ पर था। इसका मतलब सनाया ही हमारी खोई हुई पोती है। मासा, आप लोग इस धोखेबाज लड़की की बातों में आ रहे हैं। ये कोई टैटू नहीं है, ये तो कोई मामूली दाग होगा। ये लड़की चोर है। कल रात मैंने इसे कोठरी में इसीलिए बंद किया था क्योंकि ये तिजोरी से गहने चुरा रही थी। तभी बूढ़ा नौकर विक्रम कमरे के अंदर भागते हुए आता है और रोते हुए दादाजी के पैरों में गिर जाता है। नहीं छोटे हुकुम, अंबर हुकुम झूठ बोल रहे हैं। सनाया बिटिया कोई चोर नहीं है। यही हमारी असली राजकुमारी सानिया है। 15 साल पहले अंबर हुकुम के कहने पर ही मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे, जिसके कारण छोटे हुकुम और बहू जी की मौत हुई। मुझे मार डालिए हुकुम, पर इस बच्ची पर और जुल्म मत होने दीजिए। क्या अंबर, आपने मेरे भाई भाभी की जान ली और मेरी भतीजी को नौकरानी बनाकर इस महल में तड़पाया? इतना कैसे गिर सकते हैं आप? अरे चुप रहो तुम सब। इस बुढ़े का दिमाग सठिया गया है। इसके पास कोई सबूत नहीं है। मैं इस महल का दामाद हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुप कर पापे, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर हम अभी पुलिस को बुलाएंगे तो ये अपनी ताकत और पैसों के दम पर सबूत मिटाकर भाग निकलेगा। हमें इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। लाजवंती जी उठकर बैठती हैं और उनके चेहरे पर एक गंभीर दृढ़ता आ जाती है।
वो सबको अपने पास बुलाती हैं। सुनिए, अंबर को अब अपने पुराने गुनाह की सजा मिलेगी। उसने मेरे परिवार को तहस नहस कर दिया। उसे ये नहीं पता कि हमें उसके पुराने गुनाहों का सच पता चल गया है और उसे पूरी सच्चाई नहीं पता। उसका ध्यान सिर्फ हमारी दौलत और इस महल पे है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। मैं अभी गंभीर रूप से बीमार होने का नाटक करूंगी। लेकिन लाजवंती, इससे क्या होगा? अंबर के मन में इस महल की दौलत का सबसे बड़ा लालच है। मैं ऐलान करूंगी कि जो कोई भी मेरी खोई हुई पोती सनाया को सबसे पहले ढूंढ कर लाएगा, सारा राजपाट उसी के नाम होगा। अपने इसी लालच में आकर अंबर खुद सनाया को ढूंढने का नाटक करेगा और सबके सामने खुद कबूल करेगा कि ये राजगढ़ की असली वारिस है। बहुत खूब मासा। जैसे ही वो खुद अपने मुंह से सानिया का सच उगलेगा, मैं उसे 15 साल पुराने मर्डर केस और किडनैपिंग के जुर्म में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लूंगा। मासा, मुझे इस महल की दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। मेरी बच्ची, ये दौलत तेरी ही है। इस पापी को सजा दिलवा कर मैं राजगढ़ का इंसाफ पूरा करूंगी। सब लोग तैयार हो जाओ, हमारा खेल शुरू होने वाला है। दादी अंबर को दिखाने के लिए सानिया को अपनी पोती नहीं मानती और फिर बीमार होने का नाटक करती हैं। सुनो, सब लोग कान खोल कर सुनो, मेरी आखिरी घड़ी अब बहुत करीब है। 15 साल पहले हमारे बेटे बहू के जाने के बाद हमारी इकलौती पोती खो गई थी। आज मैं इस पूरे राजगढ़ के सामने ये वसीयत और ऐलान करती हूँ। बोल बुढ़िया बोल, जल्दी से ये सारा राजपाट मेरे नाम लिख दे ताकि मैं इस महल का असली राजा बन सकूं और इन सबको अपनी उंगलियों पर नचा सकूं। जो कोई भी मेरी उस खोई हुई पोती सनाया को आज इसी वक्त जिंदा ढूंढकर मेरे सामने लाएगा, मैं इस पूरे राजगढ़ की वसीयत और अगला वारिस उसी को घोषित कर दूंगी। आज ही उसका राज तिलक होगा। अरे वाह, ये बुढ़िया तो खुद ही अपनी मौत का सामान दे गई। वो लड़की तो कहीं और नहीं, इसी महल के रूम में घूम रही है। मैं बस बाहर जाकर सनाया को हाथ पकड़कर अंदर लाऊंगा और कहूंगा कि यही आपकी पोती है। बुढ़िया खुश होकर पूरी जायदाद मेरे नाम कर देगी। सुनिए जी, आप अचानक मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मासा इतनी गंभीर बात कर रही है और आपके चेहरे पर ये लालच क्यों दिख रहा है? अरे अंबिका, तुम नहीं समझोगी। मैं तो बस मासा की इस अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं अभी बाहर जाकर कुछ करता हूँ। अंबर चौधरी तेजी से कमरे से बाहर भागता है। वो सीधे दालान में काम कर रही सनाया का हाथ बेरहमी से पकड़ता है और उसे खींचते हुए वापस लाजवंती जी के कमरे के अंदर लाकर खड़ा कर देता है। मासा हुकुम, देखिए कितना बड़ा चमत्कार हो गया। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। मुझे आपकी खोई हुई पोती मिल गई है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं जी? ये सनाया हमारी पोती है, ये कैसे संभव है? हाँ अंबिका, ये सनाया कोई साधारण नौकरानी नहीं है। यही तुम्हारी खोई हुई भतीजी और मासा की पोती सानिया है। इसके पीठ के नीचे वो शाही टैटू भी है जिसे मैंने खुद देखा है। मासा, मैं अपनी पोती को ढूंढ लाया। अब अपने वादे के मुताबिक मुझे इस पूरे रजवाड़े का वारिस घोषित कीजिए। मुझे सब पता था अंबर, मुझे हमेशा से तुझ पर शक था, लेकिन मैं अपनी इस मासूम बेटी अंबिका के सुहाग और उसके घर को उजाड़ने से बचाने के लिए इतने सालों तक चुप रही, पर तू तो आस्तीन का सांप निकला। आप ये क्या कह रही हैं मासा? मैं तो आपका दामाद हूँ। मैंने तो आपकी पोती को ढूंढ निकाला है। आपको तो मेरा आभारी होना चाहिए। तू दामाद नहीं, मेरे बेटे और बहू का कातिल है। तूने सोचा कि तू बहुत चालाक है। तूने जायदाद के लिए 15 साल पहले मेरे निर्दोष बच्चों की जान ले ली और आज जब तूने देखा कि सनाया को सामने लाने से तुझे ही पूरी जायदाद मिल जाएगी तो तूने खुद अपने ही मुंह से कबूल कर लिया कि सनाया ही मेरी पोती है। ये खेल मैंने ही रचा था ताकि तू खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे। अंबर चौधरी, विक्रम ने पुलिस के सामने सरकारी गवाह बनकर अपना जुर्म कबूल कर लिया है और तुम्हारा सारा काला चिट्ठा खोल दिया है। अब तुम कानून के शिकंजे से कभी बच नहीं सकते। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर? मुझे हथकड़ी क्यों लगा रहे हो? मासा, बापूसा, कुछ बोलिए। अंबिका, तुम तो कुछ कहो, मैं बेगुनाह हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इतने बड़े कातिल निकले। आपने मेरे ही भाई भाभी को मार डाला। तू है आपके दामाद होने पर। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ले जाओ इस कातिल को सूर्यवीर। इसे तड़प तड़प कर सड़ने के लिए जेल की काल कोठरी में डाल दो। इंस्पेक्टर सूर्यवीर अंबर चौधरी को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाता है। अंबर चिल्लाता रह जाता है।
अब महल के दरबार को फूलों और रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया है। हजारों की संख्या में राजगढ़ की जनता वहां जमा है। सनाया एक बेहद खूबसूरत राजपूती पोशाक में सजी हुई सिंहासन के पास खड़ी है। आज राजगढ़ के इतिहास में एक नया और स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा। आज तक हमारे इस रजवाड़े खानदान में ये रूढ़िवादी परंपरा थी कि हमेशा बेटा का ही राज तिलक किया जाता था, लेकिन आज हम इस पुरानी परंपरा को हमेशा के लिए बदलते हैं। बेटा हो या बेटी, जो योग्य है वारिस वही बनेगा। हमारी पोती सानिया ने अपनी सच्चाई, अपने धैर्य और अपनी सेवा भावना से खुद को इस गद्दी के लायक साबित किया है। पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। लाजवंती जी आगे बढ़ती हैं और सनाया के माथे पर रोली और अक्षत का शाही तिलक लगाती हैं। आज से इस पूरे राजगढ़ की रानी और हमारी इकलौती वारिस हमारी पोती सनाया होगी, और आज के इस ऐतिहासिक समारोह का नाम होगा राज तिलक। मासा, बापूसा, मुझे आज समझ आया कि मेरा इस दुनिया में कोई वजूद क्यों नहीं मिल रहा था। ईश्वर ने मुझे मेरी खोई हुई जन्नत वापस लौटा दी। मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी और इस रजवाड़े का मान रखूंगी। सूर्यवीर ने जिस तरह अपनी जान पर खेलकर मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाया है, मैं चाहती हूँ कि वो जीवन भर मेरी बच्ची की हिफाजत करे। क्या तुम दोनों इस नए सफर के लिए तैयार हो? मासा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं ताउम्र सानिया की रक्षा करूंगा और उनके हर सुख दुख में साथ निभाऊंगा। आपकी रजामंदी में ही मेरी खुशी है मासा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। चारों तरफ शहनाइयां गूंज उठती हैं और महल के ऊपर गुलाब के फूलों की भव्य बारिश होने लगती है। पूरे राजगढ़ की जनता वाह वाह करने लगती है और कहती है, जिसे समझा लावारिस, वो निकली रजवाड़े खानदान की इकलौती वारिस। क्या आपने कभी ऐसा कोई किस्सा हकीकत में देखा है? तो कमेंट में जरूर बताएं। और आपको कैसी कहानियां पसंद हैं ये भी जरूर बताएं। और अगली कहानी का इंतजार करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।